सर पहली कमेंट्री आपसे। सर कैसे देख रहे हैं सर अभी की सिचुएशन को, और ख़ास तौर से ये जो डेवलपमेंट यूएई वाला हुआ, ये आगे चल करके क्या बाजार को परेशान कर सकता है? ये कितना बड़ा इवेंट देख रहे हैं या इसको आप नॉन इवेंट मान रहे हैं, और इससे क्रूड की कीमतों पे क्या लॉन्ग टर्म पे, मीडियम टर्म पे असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार का ये जो ओपेक का डेवलपमेंट है, ये डेफिनेटली एक बात संकेत दिखाता है कि यूएई अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा चौकन्ना हो गया है। वो डिमांड सप्लाई अपने आप ही तय करने की कोशिश करने की बात कर रहा है, और ये डेफिनेटली एक डिफरेंट अप्रोच है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ऑयल के प्राइसेस में आपको देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से अभी मेरे ख्याल से जो ईरान यूएस के वॉर के चर्चे हो रहे हैं, सोल्यूशन अभी भी निकला नहीं है। तो क्रूड उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वोलेटाइल और अनसर्टेन रहेगा। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड के प्राइसेस इस डेवलपमेंट से और भी बढ़े। मार्केट की बात करें तो विपुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार अभी भी क्लियर नहीं है। हालांकि देखिए, बाजार आज ऊपर जरूर खुला है। दोपहर के सेशन में हमको देखना पड़ेगा कि कितना सस्टेन होता है, क्योंकि देखिए अभी फ्राइडे को छुट्टी है, उसके बाद थर्सडे को कल शाम को इलेक्शन के ट्रेंड्स पता चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन बाजार के लिए बहुत वोलेटाइल रहेंगे। हालांकि देखिए, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट बाजार पे नहीं आएगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर बीजेपी जीतती है बंगाल में, तो बहुत ही एक पॉजिटिव सरप्राइज मार्केट को मिलेगा। मार्केट इसको बहुत अच्छी तरह से सेंटीमेंट वाइज ले सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत समय के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका असर भी आपको अगले हफ्ते मंडे को देखने को मिलेगा। ग्लोबली मुझे लगता है मार्केट्स अभी भी एक रेंज में रहेंगे। जब तक 8-10 दिनों में कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, तब बाजार इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज में ही रहेगा। रेंज में रहेगा बाजार अभी ये। हालांकि ये भी बहुत बड़ा मतलब राहत की बात है अगर रेंज में ही रहे तो। मेरा तो वो भी जितना भी अवेलेबल डेटा है, नॉलेज है, मैं कहूंगा कि यूएई सबसे बड़ा प्लेयर है। अभी भी यूएस ने अपने सारे ऑयल रिजर्व्स यूटिलाइज ही नहीं किए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने खुद के ऑयल रिजर्व्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ओपेक को मेरे ख्याल से निकलने का एक कारण यही है कि यूएई को थोड़ा सा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ओपेक का एक कॉल होता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सप्लाई करना है। तो ये बात मेरे ख्याल से अभी जम नहीं रही है इन द करंट सिनेरियो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, शायद यूएई सोच रहा है कि इस मौके का फायदा ले और जो भी प्रोडक्शन और सप्लाई करना है वो खुद ही डिसाइड करे। और उसी लिए ये उनके लिए तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो कंट्रीज है इंडिया के जैसे, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो प्राइस बहुत वॉलेटाइल रहेगी और इसका असर हमारे लिए ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है। ठीक। अविनाश सर, आपसे एक प्रश्न रहेगा। जिस तरीके से मारुति के नंबर देखने को मिले कल, तो अच्छी खासी पिटाई हुई। इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं? बिलो एक्सपेक्टेशन रहे, लेकिन उसके बाद आज न सिर्फ मारुति बल्कि पूरा ऑटो पैक चलता दिखाई दे रहा है। आप कैसे पढ़ रहे हैं मारुति के नतीजों को, और अभी ऑटो को लेकर के मीडियम टर्म व्यू अगर कोई लेना हो तो आपका नज़रिया क्या है? प्रॉफिट में 7% की गिरावट रही, रेवेन्यू में जो है अच्छी बढ़त करीब 28% के आसपास की रही, EBITDA 27% बढ़ा है। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर इसको लेके? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए विपुल, ऑपरेशनल नंबर्स तो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट कमेंट्री में मारुति ने ये भी कहा है कि उनके लिए चौथा तिमाही सबसे अच्छा क्वार्टर था वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, और 27-28% का टॉप लाइन ग्रोथ इस बेस के ऊपर अगर मारुति रिकॉर्ड करता है तो बहुत ही बढ़िया। EBITDA ग्रोथ भी मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार था। प्रॉफिट में थोड़ी कटौती थी, लेकिन मार्केट बॉटम लाइन से ज्यादा ऑपरेशनल EBITDA को ज्यादा अहमियत देता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, अभी मानसून का फोरकास्ट थोड़ा वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ऑटो में अभी भी ऐसी कोई कमजोरी आई नहीं है। अप्रैल टू जून का क्वार्टर में भी मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा सस्टेन होगा। और ऑटो में मुझे लगता है कि अभी अच्छा काउंटर जहां पे नतीजे आए नहीं है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो नीचे के लेवल से ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन नंबर्स जो आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत सरप्राइज करेंगे, और यहाँ पे हमको लगता है कि 3500-3600 का भी नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो महिंद्रा में हमारा एक पॉजिटिव बायस बनता है। मुझे लगता है कि मारुति में डेफिनेटली अगर किसी को लंबा निवेश करना है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से भी थोड़ा सा अगर एसआईपी से काम करे तो अच्छा खासा नजरिया आपको साल सवा साल में मिल सकता है। मुझे लगता है कि अभी एफआईआई इंस्टीट्यूशन सारे बायर्स बने हैं और एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, तो जरूर इसमें एक अच्छी बढ़त मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी अगले 12-15। चलिए, ये बात यहाँ पर मारुति को लेकर निकल के आई है। फार्मा पे आज काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। अविनाश सर, आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर।
पिरामल फार्मा को लेकर के हमारे एक दर्शक लगातार जानकारी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इनकी बाइंग 165 की है, कह रहे हैं Q4 रिजल्ट्स जो है उतना अच्छा नहीं आया है, क्या इनको बने भी रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। और अंशुल सर, आप स्ट्राइड फार्मा देख लीजिए, आपके लिए सवाल है स्ट्राइड फार्मा को लेकर के। लेकिन पहले फार्मा सेक्टर और प्लस सर, क्योंकि सन फार्मा के बाद एक बार फिर से फोकस में आया है फार्मा। अविनाश सर। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो फिर इसमें कोई इमीडिएट बढ़त नहीं आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है, लग तो रहा है कि ये वन टाइम वाला मामला है। मुझे नहीं लगता है कि अगला क्वार्टर खराब आएगा, और जिस प्रकार से प्रोविजनिंग हुई है इसका असर इनके बॉटम लाइन पे इस बार आया है। मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका कम से कम साल भर का है तो निवेशित रहिए। देखिए, अगला क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर, हमारा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा है और यही मार्केट्स को पसंद आ गया है, बट डेफिनेटली थोड़ा लंबा समय यहाँ पे देना जरूरी है। और एक बात विपुल, जैसे आपने सन फार्मा की बात की, तो देखिए सन फार्मा ने जिस प्रकार से अभी एक्विजिशन की है, जो वुमेन्स हेल्थ केयर सेगमेंट में जो कंपनी खरीदी है ऑर्गेनॉन, ये काफी बड़ी है और इसका भी असर आपको FY27 में देखने को मिलेगा। तो देखिए, सन फार्मा की एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी वो कोई कंपनी खरीदती है तो उसको टर्न अराउंड करके उसको काफी प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो ऑलरेडी स्पेशलिटी कैटेगरी में तो वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अभी ये कंपनी आने के बाद मुझे लगता है कि 27 और 28 के नंबर बहुत तगड़े आएंगे। तो सन फार्मा पे भी नजर रखिए। अगर आपको मौका मिलता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक थोड़ा हल्का होता है, तो इसको भी खरीदने का मौका समझना चाहिए। और अब जो है सर, अब अविनाश सर, चूंकि 27-28 हो गए हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी के लिहाज से जितनी अनिश्चितताओं का माहौल देखने को मिल रहा है, हॉर्मूज को लेकर के, क्रूड को लेकर के, अभी मई सीरीज़ के लिए कोई सेक्टर अगर पकड़ना हो, हालांकि आप शॉर्ट टर्म पे कम बात करते हैं, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल अच्छा सेक्टर कौन सा लग रहा है अभी? क्योंकि देखिए, पावर में रैली आ गई, डिफेंस में रैली आ गई, वो सेक्टर जो अभी आपको लगता है कि यहाँ पे अभी रैली आनी बाकी है, वो कौन से हो सकते हैं सर? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से क्लियरली जो सेक्टर मुझे लगता है जो चलेगा वो सीमेंट हो सकता है। सीमेंट में नतीजे भी काफी अच्छे आ गए और मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट को इस सेक्टर से थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा गवर्नमेंट का कैपेक्स प्रोग्राम है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो इनको भी होगी, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि सीमेंट एक अच्छा सेक्टर है। अल्ट्राटेक है, रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, ये थोड़े से अच्छे इन्वेस्टमेंट जोन में कंपनीज है, जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है मीडियम टर्म के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है ऑटो ही चलेगा, क्योंकि ऑटो के नंबर्स आपको इस क्वार्टर के नंबर्स, अप्रैल टू जून के नंबर्स भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, टू व्हीलर, ये सारे सेगमेंट्स में आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मानसून किस प्रकार से बढ़ता है ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऑटो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव बाइंग अगर आप करते हो तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई सीमेंट में। चलिए ठीक, अगला सेगमेंट उसी पे होगा। क्या डिफेंस में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है सर क्या? नहीं, देखिए, डिफेंस में मुझे लगता है कि आपको रेगुलरली थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया कि ये सारे स्टॉक्स जो अभी चर्चा में है, जैसे गार्डन रीच हो गया, मजगांव हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे कंपाउंडर स्टॉक बने। अभी वो जमाना नहीं है जब यहाँ पे मल्टी बैगर मिलेंगे। तो 15%, 20% जब भी ये स्टॉक्स में कोई रैली आती है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने भी सस्ते नहीं है, ये फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लंबी नजरिया से ही इसमें एंट्री करिए। चलिए ठीक। नहीं, जो भी स्टॉक्स आज हमने बात की विपुल, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अविनाश सर? नहीं, जो भी स्टॉक्स आज हमने बात की विपुल, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स मेंशन किए। पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन, पर्सनल लेवल पे कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।